चैप्टर साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। साइमन कमीशन के बैकग्राउंड को देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 10 साल बाद एक कमीशन बनाने का प्रोविजन था, जिसका काम था इंडिया के गवर्नेंस को रिव्यू करना और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए रिकमेंडेशंस देना। इसके तहत साइमन कमीशन को 8 नवंबर 1927 को सर जोहन साइमन के लीडरशिप में बनाया गया। इस कमीशन में 7 मेंबर थे, लेकिन एक मेजर क्रिटिसिज्म ये था कि कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ये बात इंडियन लीडर को काफी गुस्सा दिलाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बिना इंडिया के फ्यूचर के बारे में फैसला नहीं लिया जा सकता। साइमन कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स को देखें। साइमन कमीशन का मेन पर्पस था ये देखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए रेडी है या नहीं, और अगर है तो कैसे रिफॉर्म किया जाएगा। ये कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि इंडिया का गवर्नेंस कैसे बदला जाए और इंडिया को और ज्यादा सेल्फ गवर्नेंस दिया जाए या नहीं। पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट। लॉर्ड बीकनहेड, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर थे, उन्होंने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया। उनका ये सोचना था कि लेबर पार्टी, जो फ्यूचर में ब्रिटेन में आने वाली थी, वो इंडिया के गवर्नेंस को लेकर अपने डिसीजन ले सकती थी। इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन को जल्दी बनाया ताकि वो अपने डिसीजन के थ्रू इंडिया को गवर्न कर सके। साइमन कमीशन के फेलियर को देखते हैं। ली कमीशन 1923। ये कमीशन इंडियन सिविल सर्विस को रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। ये कमीशन यूरोपियन और इंडियंस के लिए सिविल सर्विस की कंडीशन को देख रहा था। इसका मेन फोकस सुपीरियर सिविल सर्विस पर था, लेकिन इसके फाइंडिंग्स ने इंडियन एस्पिरेशन को पूरा नहीं किया। मोदीमन कमिटी 1924। ये कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के डायरेक्टी सिस्टम को रिव्यू कर रहा था। डायरेक्टी सिस्टम का मतलब था गवर्नेंस का एक हिस्सा इंडियन के पास था और दूसरा हिस्सा ब्रिटिश ऑफिसर के पास। इस कमेटी ने इमीडिएट एबोलिशन की बात की थी, लेकिन माइनॉरिटी ने कहा कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है। लिंगलिथ ग्रो कमीशन 1926। ये कमीशन इंडियन एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को स्टडी कर रहा था। इसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, जैसे कि इंडियन केटल को इम्प्रूव करना, लेकिन ये रिकमेंडेशंस काफी लिमिटेड और अनप्रोडक्टिव थी। अब साइमन कमीशन का क्रिटिसिज्म को देखते हैं। साइमन कमीशन को इंडियन लीडर्स ने स्ट्रांगली अपोज किया। उनका कहना था कि इंडिया के फ्यूचर के बारे में फैसला लेने वाले इंडियंस को शामिल नहीं किया गया, जो कि उनके लिए एक इंसल्ट था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि साइमन कमीशन का बाइकआउट किया जाए, और प्रोटेस्ट भी हुई। ये प्रोटेस्ट नेशनल वाइड स्प्रेड हो गया। अब नेहरू रिपोर्ट को देखते हैं। साइमन कमीशन के बाद इंडियन लीडर को लगा कि इंडिया के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसलिए मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनाई गई। ये रिपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का विजन थी, जो इंडिया के लिए एक सेल्फ गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट थी। नेहरू रिपोर्ट में इंडियन लीडर्स ने फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड की थी, जो ब्रिटिश रूल से फ्रीडम की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप था। यह रिपोर्ट काफी डिटेल्ड थी और उसमें इंडियन डिमांड्स को हाईलाइट किया गया था, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और इंडियन कंट्रोल ओवर फाइनेंस। अब बात करते हैं साइमन कमीशन का इम्पैक्ट और लिगेसी को देखते हैं। साइमन कमीशन का आना और उसका प्रतिरोध को देखते हैं। 1928 में साइमन कमीशन का इंडिया आना एक मेजर टर्निंग पॉइंट था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। ये कमीशन इंडियंस के बिना था, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल का वायलेशन था। अब साइमन कमीशन के इम्पैक्ट को देखते हैं। 1928 में साइमन कमीशन का इंडिया आना एक मेजर टर्निंग पॉइंट था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। ये कमीशन इंडियंस के बिना था, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल का वायलेशन था, और इससे इंडियंस का गुस्सा और प्रोटेस्ट बढ़ने लगा। कांग्रेस का रिस्पांस। कांग्रेस ने मद्रास सेशन दिसंबर 1927 में
साइमन कमीशन का बाइकआउट करने का फैसला किया। ये सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस को कांग्रेस का गोल डिक्लेयर किया गया। ये फर्स्ट टाइम था जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी। अदर ग्रुप का रिस्पॉन्स को देखते हैं। हिंदू महासभा के लिबरल फैक्शन और मुस्लिम लीग के जिन्ना फैक्शन ने साइमन कमीशन का सपोर्ट किया, लेकिन पंजाब के यूनियनिस्ट और साउथ इंडिया के जस्टिस पार्टी ने कमीशन को बाइकआउट नहीं किया। अब पब्लिक रेस्पॉन्स एंड प्रोटेस्ट को देखते हैं। जब साइमन कमीशन बम्बई फरवरी 3, 1928 को बम्बई में पहुंचा तो नेशनल वाइड हड़ताल हुई, मास रैलीज निकाली गई और ब्लैक फ्लैग डिमॉन्स्ट्रेशन हुई। साइमन गो बैक का स्लोगन हर जगह सुनाई देने लगा। ये एक नेशनल वाइड प्रोटेस्ट का पार्ट था। यूथ का रोल। इन प्रोटेस्ट ने यूथ को मोबिलाइज किया। नए रिवोल्यूशनरी ग्रुप जैसे कि पंजाब नौजवान भारत सभा, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टीज, हिंदुस्तानी सेवा दल कर्नाटका, ये ग्रुप यूथ इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट कर रहा था और इसी दौरान नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर ने प्रोमिनेंस हासिल की। इन लीडर्स ने यूथ को अपने साथ जोड़ा और उन्हें फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व किया। अब पुलिस रिप्रेशन और लाठी चार्जेस को देखते हैं। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़े, ब्रिटिश पुलिस ने हर्ष रिप्रेशन दिखाई, लाठी चार्ज किया गया और सीनियर लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत को भी टारगेट किया गया। लाला लाजपत राय ने अक्टूबर 1928 में एक प्रोटेस्ट के दौरान सीवियर इंजरीज उठाई थी और उन्होंने नवंबर 17, 1928 को उन्हीं इंजरी के कारण अपना जीवन खोना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर की इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल में साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए अपॉइंट किया गया। उन्होंने यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की। उन्होंने डिप्रेस क्लासेस के लिए पॉलिटिकल सेफगार्ड की भी जरूरत उठाई। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस को देखते हैं। प्रोविंशियल रिफॉर्म्स, डायरकी का एबोलिशन। साइमन कमीशन ने डायरकी सिस्टम को खत्म करने की बात की। डायरकी सिस्टम क्या था? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रोविंसेस में दो लोगों की गवर्नमेंट थी, एक ब्रिटिश ऑफिशियल और एक इंडियन मिनिस्टर्स का। कमीशन ने कहा कि ये सिस्टम बंद होना चाहिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑटोनॉमस बनाना चाहिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। कमीशन ने प्रोविंस को ज्यादा इंडिपेंडेंस देने की बात की और गवर्नर के पास कुछ पावर्स रखने की बात की, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी और कम्युनिटी प्रोटेक्शन के लिए। इसका मतलब था कि गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये सब ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी का रिजेक्शन। साइमन कमीशन ने पार्लियामेंट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिजेक्ट किया। इसका मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये नहीं माना कि इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिसीजन खुद लेंगे। कमीशन ने कहा कि गवर्नर जनरल को पूरा पावर देना चाहिए और उन्हीं के पास कैबिनेट मेंबर्स को अपॉइंट करने का पावर होना चाहिए। हाई कोर्ट कंट्रोल। कमीशन ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट पर फुल कंट्रोल होना चाहिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। कम्युनल इलेक्टोरेट्स। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स। कमीशन ने हिंदू मुस्लिम टेंशन को देखते हुए सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू करने की सलाह दी। इसका मतलब था कि हिंदूज और मुस्लिम के लिए अलग अलग वोटिंग सिस्टम होंगे ताकि दोनों कम्युनिटीज को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने का हक मिले। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का रिजेक्शन। कमीशन ने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को रिजेक्ट कर दिया। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि सभी एडल्ट को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन साइमन कमीशन ने ये नहीं माना। फेडरलिज्म और रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। फेडरलिज्म। कमीशन ने फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया, लेकिन ये काफी ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन के साथ था। फेडरलिज्म का मतलब है कि इंडिया को एक फेडरल सिस्टम मिलना चाहिए जिसमें सेंटर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना अपना पावर हो। कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया।
कमीशन ने कहा कि ग्रेटर इंडिया का एक कंसल्टेटिव काउंसिल बनाना चाहिए जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हो। इससे इंडिया की यूनिटी को प्रमोट किया जा सकता था। सिंध और बर्मा की सेपरेशन। कमीशन ने सिंध को बंबई से अलग करने और बर्मा को इंडिया से अलग करने की भी सलाह दी। ये दोनों रीजन को इंडिया से अलग कंसीडर किया गया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। कमीशन ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान के लिए लोकल लेजिस्लेचर बनाने की बात की ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो सके। अब मिलिट्री और अदर रिकमेंडेशंस को देखते हैं। इंडियनाइजेशन ऑफ आर्मी। कमीशन ने इंडियन आर्मी को इंडियनाइज करने की बात की, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस को भी रिटेन करने का सलाह दी। इसका मतलब था कि इंडियन सोल्जर को आर्मी में ज्यादा पोजीशन मिलनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश कंट्रोल को बनाए रखना था। बिरकेनहेड चैलेंजेस। लॉर्ड बिरकेनहेड ने एक चैलेंज दिया था कि सभी पॉलिटिकल फैक्शन को एक एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। ये चैलेंज इंडियन यूनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटीज बन गया, जिससे सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ मिलकर काम करना था। इससे इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी को प्रमोट करने की कोशिश की गई थी। अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट। फॉर्मेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। बिरकेनहेड का चैलेंजेस। 1928 में लॉर्ड बिरकेनहेड ने एक चैलेंज दिया कि जिसमें बोला कि इंडियन पॉलिटिकल फैक्शन को मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। इस चैलेंज का जवाब देने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 में ने एक सब कमेटी बनाई थी जिसका चेयरमैन मोतीलाल नेहरू था। कमेटी मेंबर्स में तेज बहादुर सापरू, सुभाष चंद्र बोस, एमएस अने, मंगल सिंह, अली इमाम, सुवैब कुरैशी, जीआर प्रधान शामिल थे। यह कमेटी अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट फाइनल करती है। रिकमेंडेशंस ऑफ द नेहरू कमेटी को देखते हैं। डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि इंडिया को एक सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन बनाया जाए, जिसमें ब्रिटिश क्राउन के अंदर रहते हुए इंडिया को अपने इंटरनल मैटर में ज्यादा ऑटोनॉमी मिले। मेजोरिटी मेंबर ने डोमिनियन स्टेटस को सपोर्ट किया, लेकिन माइनॉरिटी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की। ये एक मेजर डिवीजन था कमिटी में। इलेक्टोरल सिस्टम। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब था कि हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग वोटिंग सिस्टम होते। नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स होनी चाहिए, जिसमें रिजर्व सीट दिए जाएंगे माइनॉरिटीज के लिए। यह सिस्टम पंजाब और बंगाल जैसे एरिया में नहीं होना चाहिए, जहां माइनॉरिटीज मेजोरिटी में थे। प्रोविंशियल रिफॉर्म्स। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस को सपोर्ट किया गया। इसका मतलब था कि प्रोविंसेस को उनके लैंग्वेज के हिसाब से बनाया जाए, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस आसान हो सके। फंडामेंटल राइट्स। 19 फंडामेंटल राइट्स प्रपोज किए गए, जो सभी सिटीजन को बराबर के हक देने की बात करते थे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स थे, जैसे वुमेन्स के लिए इक्वल राइट्स, यूनियन फॉर्मेशन का हक, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी सभी एडल्ट को वोटिंग का हक मिले। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसमें इंडिया में सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों को रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होना चाहिए अपने एक्शन के लिए। इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होने चाहिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें 500 मेंबर जो एडल्ट सफरेज के थ्रू इलेक्ट किए जाएंगे। सेनेट 200 मेंबर जो प्रोविंशियल काउंसिल के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। गवर्नर जनरल को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन उनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। गवर्नर जनरल को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एडवाइस के साथ काम करना होगा। प्रोविंशियल काउंसिल को भी गवर्नर के अंदर ऑपरेट करना होगा, जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एडवाइस पर काम करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट। मुस्लिम कम्युनिटी के कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की बात की गई। इसका मतलब था कि मुस्लिम को अपनी कल्चर और रिलीजन को फॉलो करने का हक मिले। अब सेकुलर स्टेट।
सेकुलर स्टेट की बात की गई जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रिलीजन से। इसका मतलब था कि स्टेट का रिलीजन से कोई संबंध नहीं होगा और सभी रिलीजन को बराबर का इज्जत मिलेगा। अब बात करते हैं मुस्लिम और हिंदू कम्युनल रिस्पांस। दिल्ली प्रपोजल बाय मुस्लिम लीग 1927। 1927 में मुस्लिम लीग ने अपने दिल्ली प्रपोजल दिए जिसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स रखी थी। फर्स्ट, ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट करते हुए मुस्लिम लीग ने ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स का प्रपोजल दिया जिसमें मुस्लिम के लिए रिजर्व सीट भी हो। इसका मतलब था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक ही वोटिंग सिस्टम के अंदर वोटिंग करनी होगी, लेकिन मुस्लिम के लिए कुछ स्पेसिफिक सीट रिजर्व होंगे ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो सके। 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिले। इसका मतलब था कि मुस्लिम को 33% सीट मिलनी चाहिए थी ताकि उनका भी वॉइस सुने जाए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन पंजाब एंड बंगाल। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले इन दोनों प्रोविंस में। क्रिएशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस। सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बनाने की बात की गई। ये डिमांड थी ताकि मुस्लिम को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रीजन में ज्यादा ऑटोनॉमी मिल सके। अब हिंदू महासभा स्टांस को देखते हैं। हिंदू महासभा ने इन डिमांड्स का स्ट्रांग अपोजिशन किया। उनका स्टांस कुछ इस तरह था, चल देखते हैं। फर्स्ट, अपोजिशन टू क्रिएशन ऑफ न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस। हिंदू महासभा ने सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बनाने का स्ट्रांगली अपोज किया। उनका कहना था कि इससे इंडिया का यूनिटी खत्म हो जाएगा और कम्युनल टेंशन बढ़ेगा। अपोजिशन टू रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल। हिंदू महासभा ने मुस्लिम के लिए रिजर्व सीट को भी अपोज किया, खासकर पंजाब और बंगाल में। उनका मानना था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन से कम्युनल डिवाइड बढ़ेगा और हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रिक्टली यूनिटरी स्ट्रक्चर। हिंदू महासभा ने यूनिटरी स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल ज्यादा हो और स्टेट को कम ऑटोनॉमी मिले। ये उनका आइडिया था ताकि इंडिया एक स्ट्रांग यूनिफाइड नेशन रहे जिसमें सभी कम्युनिटीज को बराबर का हक मिले। अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट के डायलेमा और कॉम्प्रोमाइजेस को देखते हैं। मुस्लिम लीग की डिमांड 1928। मुस्लिम लीग ने अपने डिमांड को नेहरू रिपोर्ट के ड्राफ्टिंग के दौरान भी कंटिन्यू किया। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक डिमांड रखी थी। फर्स्ट, रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम के लिए रिजर्व सीट की डिमांड रखी थी सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंस में जहां मुस्लिम की मेजोरिटी हो। इसका मतलब था कि मुस्लिम को अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग से सीट मिलनी चाहिए। कम्युनल इंटरेस्ट का बैलेंस। लीडर को ये चैलेंज था कि उनको कम्युनल इंटरेस्ट को बैलेंस करना था। अगर उन्होंने एक ग्रुप की डिमांड को सेटिस्फाई किया तो दूसरे ग्रुप एलिनेट हो सकता था। यह डायलेमा नेहरू रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग में था। नेहरू रिपोर्ट में हिंदू कम्युनलिस्ट को कंसेशन को देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए गए जो हिंदू कम्युनलिस्ट की कंसर्न को एड्रेस करते थे। ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स का प्रपोजल। नेहरू रिपोर्ट में ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स का यूनिवर्सल सपोर्ट दिया गया, मतलब हिंदूज और मुस्लिम को एक ही वोटिंग सिस्टम में वोट करना था, लेकिन रिजर्व सीट सिर्फ माइनॉरिटी एरियाज में दिए जाएंगे जहां मुस्लिम की पॉपुलेशन कम थी। सिंध की सेपरेशन। सिंध को बॉम्बे से अलग करना एक कॉम्प्रोमाइज था, लेकिन ये कंडीशनल था। सिंध को अलग करने का डिसीजन सिर्फ तब लिया जाता जब डोमिनियन स्टेटस मिलता। ये डिसीजन हिंदू माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखता था जो सिंध में थे। यूनिटरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर।
नेहरू रिपोर्ट ने यूनिटरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया, जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी को ज्यादा पावर मिलती थी और रेसिडुअल पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखा गया था। ये हिंदू कम्युनिस्ट के लिए एक कॉन्सेशन था, क्योंकि उनको लगता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए। अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस को देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट के ड्राफ्टिंग में कम्युनल डिमांड को बैलेंस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स और लिमिटेड रिजर्वेशन का सपोर्ट दिया गया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक कॉम्प्रोमाइज था। इससे मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि मुस्लिम के लिए रिजर्व सीट हर जगह हो, न कि सिर्फ माइनॉरिटी एरिया में। हिंदू माइनॉरिटी कंसर्न को भी ध्यान में रखा गया था, जैसे सिंध की सेपरेशन का डिसीजन, लेकिन ये मुस्लिम लीग के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। कम्युनल डिबेट काफी कॉम्प्लेक्स हो गया था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों की डिमांड को एकोमोडेट करना मुश्किल हो गया था, इसलिए नेहरू रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा चैलेंजिंग हो गया। अब जिन्ना की प्रपोजल अमेंडमेंट 1928 को देखते हैं। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट पर कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए थे, जैसे रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। जिन्ना ने यह प्रपोज किया कि मुस्लिम को सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। मतलब अगर टोटल सीट 100 है तो मुस्लिम के लिए 33 सीट रिजर्व होनी चाहिए। बंगाल और पंजाब लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन। जिन्ना ने यह भी प्रपोज किया कि बंगाल और पंजाब लेजिस्लेचर में मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन हो। ये रिजर्वेशन पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए और ये तब तक रहे जब तक एडल्ट सफरेज स्टेब्लिश ना हो जाए। रेसिडुअल पावर टू प्रोविंसेस। जिन्ना ने यह भी कहा कि रेसिडुअल पावर को प्रोविंस को देना चाहिए ताकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज्यादा हो। इसका मतलब था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो और प्रोविंसेस को ज्यादा पावर मिले।